चलिए, नया चैप्टर है, ढंग से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किस रेफरेंस में, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने ये तो देखा ना कि हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हमें जीएसटी का कैलकुलेशन करना हो देन वी आर नीडेड टू थिंग्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलो इनटू जीएसटी रेट। अगर हमें ये पता चल जाए, मान लो 1,00,000 रुपए की वैल्यूएशन है किसी सामान की और जीएसटी रेट 10% है, तो टैक्स कितना आ जाएगा? 10,000। ये जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दो नहीं बेसिकली। पहला होता है, दिख रहा होगा, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, दिख रहा है ना? द फर्स्ट थिंग इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। सेकंड इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। यही तो देखा था हम लोगों ने अब तक। टाइम ऑफ सप्लाई में यही तो देखा था, किस डेट का टैक्स रेट लगेगा, हाँ या ना? और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जीएसटी में, वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। हम लोगों ने अभी तक इसको एंड किया है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। क्लियर? पक्का? जैसे ही ये एंड होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताता है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताता है? इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सेम स्टेट में सप्लाई है या बिटवीन टू स्टेट्स है। बात समझ में आई? मूवी का नाम था ना टू स्टेट्स, अच्छा, कि हाफ स्टेट्स? टू स्टेट्स, अच्छा। हाँ, तुम लोग वहीं पहुंचो। सुनो इधर, बिटवीन टू स्टेट्स या सेम स्टेट। अगर बिटवीन टू स्टेट्स होता है तो हम लोग आईजीएसटी लगाते हैं, और अगर सेम स्टेट होता है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाते हैं। पक्का ना? ये हमारा सिस्टम है। तो फिलहाल इसको तो हम लोग कब देखेंगे? जब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को देखेंगे। लेकिन आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या दोनों, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए केवल और केवल एक ही सेक्शन है। मैंने क्या बोला? सेक्शन नंबर 15। और इसके पीछे कुछ रूल्स हैं, रूल्स 27 to 35। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्शन 15 एज वेल एज द कंसर्न रूल विच आर रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 35। चलें। सर, ऐसा क्या प्रॉब्लम है वैल्यूएशन में जो हम लोग को आज आप ये बता रहे हैं? वैल्यूएशन में ऐसा कौन सा लोचा आता है कि आप हमको बता रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में हम लोग को वैल्यूएशन करने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा? एक बात बताओ, मैंने ये पेन आपको बेची 10,000 रुपए में, आपने खरीद ली, मेरे लिए वैल्यूएशन क्या होगी टैक्स लगाने के लिए? दैट इज 10,000। दैट इज 10,000। मैं उसी 10,000 पर टैक्स लगाऊंगा। मैंने ये पेन आपको बेची, आपने कहा सर मेरे पास 10,000 नहीं है, एक काम करिए 2,000 रुपए का हम आपको वीट दे देते हैं, मेरे पास खेत बहुत ज़्यादा है, 2,000 रुपए का हम आपको 1 या 2 क्विंटल गेहूं दे देते हैं। मैंने कहा दे दो। मैंने ये पेन आपको 8,000 रुपए में दी, आपने वहां से हमको क्या दिया? 2 क्विंटल वीट दे दिया या राइस दे दिया। बताओ मेरे लिए कंसिडरेशन कितना है? केवल 8,000 या 8,000 प्लस वीट? अच्छा, चलो गवर्नमेंट ने इसको भी पकड़ लिया, उसका भी बना दिया हिसाब किताब इसमें। फिर हमने क्या किया? अब सरकार से टैक्स बचाना है तो मैंने दूसरा तरीका यूज किया। मैंने कहा देखो, सामान हम तुम्हें जो देते हैं ना,
10,000 का तब पड़ता है जब हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर करते हैं, क्योंकि हम अपनी कॉस्ट में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी ऐड करते हैं, उसमें फिर प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर सामान आपको बेचते हैं। आपको सस्ते में सामान चाहिए ना, सरकार को मूर्ख बनाना है ना, तो हम लोगों ने कहा ठीक है मूर्ख बनाते हैं। कैसे? मेरी जितनी भी एडवर्टीजमेंट है ना, तुम एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाती हो, तुम एडवर्टीजमेंट कर लो, ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरे लिए कॉस्ट कम हो जाएगी, तुम एडवर्टीजमेंट का पैसा मांगोगी नहीं, और मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। हमारे लिए इसकी कॉस्ट कम हो गई, हम उस कॉस्ट को कॉस्ट में जोड़ेंगे नहीं, प्रॉफिट जोड़कर अपना तुमसे पैसा ले लेंगे, टोटल 7-8-9 हज़ार रुपए ले लेंगे। देखो ना, द अमाउंट विच वॉज नीडेड टू बी इनकर्ड, और यू कैन से द अमाउंट विच वॉज एन ऑब्लिगेशन टू मी, नाउ यू आर इनकरिंग दैट कॉस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी। यस और नो? जो कॉस्ट मुझे बर्दाश्त करनी चाहिए थी, वो कॉस्ट अब मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा, सप्लायर नहीं बर्दाश्त कर रहा, बल्कि रेसिपिएंट बर्दाश्त कर रहा है। या ये कह सकते हो बैकडोर से पेमेंट किया जा रहा है, एंड टू एंड पेमेंट नहीं हो रहा। कहां से हो रहा है? बैकडोर से हो रहा है, और अमाउंट सीधे गवर्नमेंट को कम दिखा दी जा रही है। गलत है कि नहीं है? तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया। अच्छा एक बात बताओ, हम गए मार्केट में, मैंने 2,000 रुपए का सामान खरीदा, मैंने 2,000 रुपए का सामान खरीदा, और मुझे 500 रुपए मेरे दोस्त ने दे दिए। कितने दे दिए? 500 रुपए मुझे दे दिए, और सामान मैं सामान बेच रहा हूं, आप खरीदने आए अपने दोस्त के साथ मिलकर के। आपके दोस्त ने 2,000 रुपए के बदले 500 आपको दिए, आपने हमें 2,000 दिए, सामान आपने खरीद लिया 2,000 रुपए में। जबकि आपके लिए सप्लाई कितने की, आपके लिए परचेस कितने की हुई? 2,000 या 1,500? 2,000 या 1,500? 2,000 या 1,500? 2,000। देखो ना, तुम तो आपस में निपटोगे। चलो हम बात करते हैं, हमें तुम हमको देते 2,000, मैंने तुम्हारे दोस्त को कह दिया उसको मत दो, 500 देना है ना, इधर ले आओ। नहीं समझे? 500 उसको मत दो, हमको दे दो, हम 1,500 में सामान दे देंगे। अब बताओ हमारे लिए सप्लाई कितने रुपए की मानी जाएगी, 1,500 या 2,000? तो गवर्नमेंट को मूर्ख बना लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं जानते, हम तो 2,000 मानेंगे। सब्सिडी तुम किससे भी ले लो, इंसेंटिव किससे भी ले लो, हम माइनस नहीं करने वाले। हाँ, मेरा वाला माइनस कर देना। किसका वाला? गवर्नमेंट वाला माइनस कर देना, उसके अलावा हम किसी को माइनस नहीं करने देंगे। अब समझ में आई बात? तो अब हम लोग यही सीखने जा रहे हैं यहाँ सेक्शन नंबर 15 में। दिस इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। चलें, कहता है द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टोटल मिलाकर एक ही लाइन बोलो ना, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, बशर्ते which is price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both. The value of supply shall be the transaction value which is the price actually paid or payable for the goods or services or both. लेकिन इसके पीछे जितना आप अमाउंट हमें पे कर रहे हैं, जितना आप अमाउंट पे करेंगे, वही हमारे लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। वही ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, बशर्ते दो कंडीशंस याद रखना, बशर्ते दो कंडीशन याद रखना, जो पेमेंट आप हमको करेंगे वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, कुछ और नहीं। बशर्ते दो कंडीशन आप याद रखेंगे। पहला, वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाईज आर नॉट रिलेटेड। ओके, अगर बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन है, बायर एंड सेलर रिलेटेड पर्सन है, तो इस सेक्शन में मत आना, कुछ और है यहां पर, ठीक है ना। अगर रिलेटेड पर्सन है तो सरकार को क्या बना सकते हैं? मूर्ख। अच्छा, दूसरा वर्ड मत जो सोच लेना। दूसरी शर्त, द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई।
प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। सोल कंसिडरेशन जितने में मैं दे रहा हूं उतना ही पैसा मिलना चाहिए, बैक डोर माइनस करके प्लस करके कुछ और अमाउंट ना आना चाहिए। काइंड में आ जाए, बैक डोर से आ जाए, सब्सिडी के तौर पर मिल जाए ना। अब बात समझ में आई? जो ट्रांजैक्शन हम दोनों के बीच में हो रही है, पहली चीज तो हम दोनों लोग रिलेटेड पर्सन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो प्राइस चार्ज की गई है दैट इज द सोल कंसिडरेशन, उसके अपार्ट कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना रिसीवेबल है ना पेएबल है। इज इट क्लियर? ना कोई एडजस्टमेंट है। क्लियर? अब हम इस पूरे सेक्शन को पढ़ें तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ the amount which is paid or payable by the recipient. Yes or no? But ना करें, where the buyer and the sellers are the not related person as well as the price is the sole consideration. That's it. इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है 1 मीट्रिक टन सीमेंट का 7000, एडवांस दिया गया है 700, बाकी हमें मिलेगा 6300, तो हमारे लिए क्या होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू? 7000, दैट्स इट। और यही हमारा वैल्यूएशन होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें अब ऐड किया गया सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में ऐड किया गया द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड। भूल ना जाना इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना, भूल ना जाना इस वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट करना। नंबर 1, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी और चार्जेस जो इस एक्ट का ना हो, जीएसटी का ना हो, यानी अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस के अलावा अगर कोई टैक्स है तो उसको वैल्यू में शामिल रखना। मान लो मैंने सामान बेचा आपको 10,000 रुपए में और मैंने आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स ले लिया 2000, कितना? कौन सा टैक्स? तो कितना हो गया? अब हमने इस पर जीएसटी लिया 5000 2 मिनट के लिए। अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी? 10,000, 12,000 या 17,000? 12,000। जीएसटी पोर्शन को हटा दो लेकिन बाकी टैक्सेस जोड़ दो। इस एक्ट के अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो ऐड रखो सप्लाई में। क्लियर है? तो हमने एंटरटेनमेंट टैक्स को ऐड रखा, उसके बाद वैल्यू निकाली। अब तो डाउट नहीं रहेगा? पक्का? अच्छा, ध्यान से देखना। तो कहता है क्वेश्चन एग्जांपल में, एज पर रेंट कॉन्ट्रैक्ट टेनेंट रिक्वायर्ड टू पे लोकल टैक्सेस। आप मेरे किराएदार हैं, आपको मुझे किराया देना था हर महीने 10,000, तो ईयरली आप हमें देंगे 1,20,000। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना, देखो हम ना गवर्नमेंट को जो लोकल टैक्सेस, हाउस टैक्स है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तुम खुद करना। अब जिम्मेदार मैं, पेमेंट करो तुम, तो तुमने पेमेंट कर दिया 5,000। अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? 1,20 या 1,25? 1,25, क्योंकि 5,000 लोकल टैक्स को तो ऐड करना पड़ेगा। अब समझ में आई? जीएसटी का पोर्शन ऐड मत करना। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल, लेवी ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स बता दिया। टीसीएस, अब इनकम टैक्स का टीसीएस है, कौन सा? इनकम टैक्स का टीसीएस है, वो ऐड करेंगे या नहीं? इनकम टैक्स जीएसटी नहीं होता, ऐड करोगे? नहीं। टीसीएस जो होता है, टीसीएस इज नॉट अ टैक्स। ये लेविड टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये लेविड टैक्स नहीं है, ये याद रखना। जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है, वो टैक्स दूसरा होता है। टीसीएस इसलिए कलेक्ट करती है ताकि लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, दैट्स इट। इसका कोई और पर्पस नहीं होता। टैक्स चोरी को रोका जा सके। तुमको सरकार को 10 रुपए टैक्स देना है, मैंने तुम्हारा टैक्स 1 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो तुमको देना कितना है? 10 रुपए। बात समझ में आई? 1 रुपए तो मैंने सरकार को बता दिया कि मैं इसको पेमेंट करने जा रहा हूं, 1 रुपए मैंने टैक्स तुमको दे दिया, इसका मतलब इससे तुम्हें 9 रुपए और लेना है। एक तरह से इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेज से लोगों के बारे में जुटा लेती है, थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट करके इधर उधर से। ठीक है ना? खैर, उसको उस समय जानोगे टीडीएस टीसीएस को। ये समझ में आया? तो कहने का मतलब अभी तक हम लोगों ने यही देखा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू which is the price actually paid or payable
for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipients are not the related and the price is the sole consideration. सर समझ में आया? The value of supply shall include टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस को शामिल करते हैं लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी को शामिल नहीं करते। आते हैं पॉइंट नंबर 2। कोई भी ऐसा अमाउंट जिसको मुझे पेमेंट करना चाहिए था, याद रखना एडवर्टीजमेंट वाला, कोई भी ऐसा अमाउंट जो मुझे पे ऑफ करना चाहिए था उसको तुम पेमेंट कर रहे हो। कोई भी ऐसा अमाउंट जो मुझे पेमेंट करना था उसको तुम पेमेंट कर रहे हो मेरे बिहाफ पे, आई एम द सप्लायर। अब वैल्यू तो कम हो गई भाई मेरे लिए। ऐसे समझो, मान लेते हैं कि नॉर्मल कॉस्ट है, मटेरियल लगा 10,000 का, लेबर लगा 8,000 का, ओवरहेड था 3,000 का, और एक और कॉस्ट थी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो भी 3,000 की, और इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड कर लिया। पक्का? 2,000 कितना आ गया टोटल? 26,000। बोलो ना, अगर मैं नॉर्मली ये सामान आपको बेचता तो कितने में सेल करता? मैं कितने में सेल करता? 26,000 में। पक्का? इसमें मैं जीएसटी ऐड कर लेता, सीजीएसटी एसजीएसटी मिला करके, मान लेते हैं 10%, 2,600। क्लियर? पक्का है? अच्छा, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ना, इसको तुम बर्दाश्त करो। अब मटेरियल का मैंने बर्दाश्त किया, मैं सप्लायर हूं, 10,000, 8,000, 3,000 एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 0 और 2,000 रुपए प्रॉफिट। बचा कितना? 23,000। 3,000 आपने बर्दाश्त कर लिया। अब टैक्स बना 2,300। अब टैक्स बना 2,300। तो सरकार को नुकसान हुआ ना, 300 रुपए का नुकसान हुआ ना उस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर। तो सरकार ने कहा भैया ये 3,000 भी आपके में ऐड किया जाएगा। द अमाउंट विच वॉज फॉर विच यू वेर लायबल टू मेक द पेमेंट, बट इंस्टेड ऑफ यू द रेसिपिएंट इज गोइंग टू मेक द पेमेंट, नाउ दैट अमाउंट विल बी एडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? पक्की बात है? समझ में आई बात? एक सीए है जिसने एक ऑडिट कंडक्ट की अपने क्लाइंट के यहाँ। एक सीए है, एग्जाम्पल है, एक सीए है जिसने एक ऑडिट कंडक्ट की अपने क्लाइंट की प्रीमाइसेस में, और स्टेट के बाहर जाकर होटल पेमेंट उसका क्लाइंट बियर करता है। बट ऑब्वियस होता है, होटल पेमेंट कौन बर्दाश्त करता है? क्लाइंट बर्दाश्त करता है। अब बताओ, क्या उस होटल के पेमेंट जो उसके क्लाइंट को बर्दाश्त कर रहा है, क्या उस सीए की वैल्यू में ऐड किया जाए? मैं आपसे 50,000 रुपए आपकी ऑडिट फीस ले रहा हूं, उसके अलावा आप मेरे रहने और खाने का इंतजाम करके रख रहे हैं होटल में, तो क्या वो खर्चा भी मेरा था जो मुझे पेमेंट करना था या आपको पेमेंट करना था? हाँ हाँ, अरे भाई, मुझे मेरी ऑडिट करने के लिए जरूरी है कि मैं उस जगह पर जाऊं, मैं खर्चा करूं, दैट वॉज माइन लाइबिलिटी। ये कस्टमर की कैसे हो सकती है? ठीक है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी फीस में ऐड किया जाएगा कि मैंने ये भी फीस ली। ऐसे तो फिर सीए कहेगा जो मेरी गाड़ी का तेल है ना वो भी तुमको देना है। ऐसे तो वो कहेगा कि जो मैंने सड़क पर खाया पिया वो भी सब तुम ही पेमेंट करो। अगर ऐसे ही वैल्यू का ऑडिट फीस निकालनी, ऑडिट फीस का मतलब एक सीए जा रहा है ऑडिट करने, टोटल कितना खर्च कर रहा है वो सब उसकी फीस का हिस्सा होता है। इज इट क्लियर? टोटल खर्च मतलब अब वो पर्सनल घूमे उसको बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें ऐड की नॉर्मल वैल्यू ऑफ सप्लाई में? पहला टैक्स, दूसरा लायबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, थर्ड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग। मैं आपको सामान भेज रहा हूं 1 लाख रुपए का, ट्रक में सामान लद गया, ट्रक पे सामान चढ़ गया,
उस ट्रक का खर्चा मैं 10,000 मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं सामान आपको बेच कितने में रहा हूं? 1,00,000 में। 10,000 रुपए उस ट्रक का भाड़ा भी मुझे देना है। बताओ टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,10,000। क्यों? बिना सामान पहुंचाए मेरी सेल हो जाएगी क्या? वही है। कहता है तो जो पैकेजिंग, अच्छा कुछ होता क्या है कि सामान आपके यहाँ पहुंचाना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैकेजिंग लगती है, वो पैकेजिंग कॉस्ट भी हमारी नॉर्मल वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड की जाएंगी। तो कहता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हो गया, वही चीज बोल रहा है कि कोई भी ऐसा चार्जेस जो सप्लायर रेसिपिएंट के ऊपर सप्लाई से रिलेटेड बियर कर रहा है वो भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल किया जाएगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल है लोडिंग एंड फ्रेट एक्सपेंसेस दिया है ना, लोडिंग एंड फ्रेट एक्सपेंसेस। दूसरा एग्जांपल दिया है मिस्टर एक्स गोज टू हल्दीराम आउटलेट एंड बाई ड्राई फ्रूट्स 2,000 रुपए का। उसने कहा भैया मेरे लिए स्पेशल पैकिंग कर दो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होगा। आप किसी जाते हैं शोरूम अगर में कहते हैं एक्स्ट्रा पैकिंग कर दो, थोड़ा डिजाइनर पैकिंग कर लो, गिफ्ट पैक देना है, तो 2,000 नॉर्मल था, 500 रुपये और ले लिया पैकिंग का, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी? 2,500। दैट्स इट। कार सेलर है, वो कार दे रहा है लेकिन कार के अलावा नंबर प्लेट का, रजिस्ट्रेशन फीस का, हैंडलिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा बियर कर रहा है और हमसे चार्ज कर रहा है, तो टोटल वैल्यू उसमें शामिल होगी, वो भी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का हिस्सा बनेगा। चलिए, अभी तक मैंने आपको 3 चीजें शामिल करवाई। अगर एक तरह से देखो तो यहां पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 है ना का क्लॉज ए। सुनो, पहले सुन लो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनना। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, यानी जो पार्ट ए पढ़ा वो भी इंक्लूजन का हिस्सा था, पक्का। जो पार्ट बी हम लोगों ने देखा वो भी इंक्लूजन का ही हिस्सा था। जो पार्ट सी हम लोगों ने देखा वो भी इंक्लूजन का ही हिस्सा था, पक्का। जो पार्ट डी अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी इंक्लूजन का ही हिस्सा है। जो पार्ट ई हम लोग देखेंगे वो भी इंक्लूडिंग का ही हिस्सा होगा। उसके बाद जाकर के ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 कंप्लीट होगा। यानी सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में 5 पॉइंट्स हैं। पहला मैंने बता दिया इंक्लूड करेंगे टैक्सेस, दूसरा मैंने कहा इंक्लूड करेंगे लायबिलिटी, तीसरा कहा इंक्लूड करेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और पॉइंट नंबर 4 है इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी। मैं ना भी बताऊं अब ये 4th पॉइंट तो तुम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इसको सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 से और 13 सब सेक्शन 6 से। यस और नो? लास्ट टाइम बताया था ना कि सेक्शन 12 6 क्या है, सेक्शन 13 6 क्या है, जिसमें हम पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस चार्ज करते हैं सामने वाले से, तो वो जब रिसीट होता है तो ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। यही तो बताया था लास्ट सेशन में। वही तो बोल रहा है कि वो भी इंक्लूड करो ना वैल्यू में। मान लो मुझे तुमसे 10,000 लेना था, मैंने कहा 2 महीने के अंदर दे देना, नहीं तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 2 महीने बाद तुमने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया, नाउ द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी 10,500। वही तो बोला है, उस सेक्शन और इस सेक्शन को मैचअप कर लो, दिक्कत क्या है? क्लियर हुआ? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 सेक्शन 15 का सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई लास्ट है ये इस पर्टिकुलर सब सेक्शन का। क्या कहता है? सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। मैंने आते ही बताया आज कि अगर मुझे आपको सामान देना था 10,000 में, अब हम लोग का एक कॉमन दोस्त है, उसने मुझे 1,000 रुपये दे दिया और कहा सामान 14,000 रुपये में दो। देना था मुझे 15,000 में, अब मैंने कितने में दे दिया? मुझे मिला कितना? 1,000 मिल गया उधर से। सब्सिडी है एक तरह से, लेकिन वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 15,000। तो अगर कोई सब्सिडी इस तरह से मिल रही है उसको शामिल करो, लेकिन शामिल मत करो उस सब्सिडी को जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है।
यानी आपने सामान खरीदा 15,000 का और गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 5,000 हम देंगे, तुम इसको 10,000 में दो। नाउ द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी 10,000। इज इट क्लियर? तो केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की क्या दिक्कत हो रही है क्या बाबू? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारी सब्सिडीज को शामिल किया जाएगा। इज इट क्लियर? सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 उसके बाद देखो तो तुम्हारा ये लगभग सेक्शन कंप्लीट होने जा रहा है। बस अगर ढंग से डिस्काउंट को पढ़ लो तो डिस्काउंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। अच्छा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ये कह रहा था कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ both are not the related persons and the price is the sole consideration। बस इतना बोलकर वो चुप। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करो टैक्सेस, इंसिडेंटल, लायबिलिटी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट और लेट फीस। क्लियर हुआ? इंक्लूड करने की बात की थी सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ने, लेकिन एक्सक्लूड करने की बात की है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ने। कहां से पता चला? शैल नॉट इंक्लूड। क्लियर? शैल नॉट इंक्लूड किसको? केवल और केवल किसको? डिस्काउंट को। किसको? और डिस्काउंट सुनो, डिस्काउंट मेरे पास आए, तुमने कहा सर ये पेन चाहिए, मैंने कहा 10,000, सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए ना, 1,000 ले लो डिस्काउंट। अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, 9,000 या 10,000? 9,000, क्योंकि 1,000 मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 9,000। तुम पेन ले गए, मैंने बेच दिया 10,000 में, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। कुछ दिन बाद आए, सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए ना। अब सामान ले गए, हाँ या ना, 10,000 में ले गए। अब कुछ दिन बाद आते हो, सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए ना, और हम दे देते हैं, तो क्या वो माइनस होगा? होगा, वो भी माइनस। देखो, आफ्टर द सप्लाई और बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। पहला वाला तो तुम लोगों ने बता दिया था बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई सर माइनस कर देंगे। दूसरे वाले में तुम लोग कंफ्यूज हो गए, वो है आफ्टर द सप्लाई, उसको भी माइनस करो, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्त है। ऐसे नहीं 2 साल बाद आओ कहो डिस्काउंट दो तो हम माइनस कर दें, उसके पीछे कुछ कंडीशन है। ठीक है ना? अच्छा, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट which is given before और at the time of the supply, बशर्ते उसको हमने अपनी इनवॉइस में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है। क्लियर है? ये तो नॉर्मल है, ये तो हम लोग को अच्छी तरह मालूम है। प्रॉब्लम कहां आती है? आफ्टर द सप्लाई। हमने सामान सप्लाई कर दिया, उसके बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सप्लाई इट वाज नॉट डिसाइडेड दैट वी विल प्रोवाइड यू अ डिस्काउंट, बट यस आफ्टर सप्लाई now we are just providing a discount to you. Now this amount shall be deducted only if such discount linked to related relevant invoices. Such discount is specifically linked to relevant invoices. मैंने इनवॉइस के आगे जो S लिखा है उसको बोल्ड लेटर में लिखा है, तो केवल इनवॉइस मतलब मत समझना। Here clearly the word is given invoices, यानी वो डिस्काउंट हो सकता है। होता क्या है सुन लो। मैंने कहा देखो भाई, साल भर में अगर तुम 10,000 किलो सामान बेच दो तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे साल भर में। तो इसका मतलब सारा का सारा तो एक बार में खरीदोगे नहीं तुम, धीरे खरीदा। हाँ, 10वें लॉट में जब तुमने खरीदा तो 10,000 किलो सामान बिक गया। अब तुम क्या क्लेम करोगे? पूरे पर डिस्काउंट, पिछले सारे स्टॉक पर डिस्काउंट मांगोगे जो हम सप्लाई कर चुके हैं, जिसके पीछे इनवॉइसेस कट चुके हैं। डिस्काउंट ले सकते हो ना? क्या वो डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होना चाहिए? वही बोल रहा है कि बशर्ते वो स्पेसिफिकली लिंक्ड हो इनवॉइसेस से। दूसरा, ITC as is attributable to the discount on the basis of the document has been reversed by the recipient of the supply। क्यों, ये क्या लिखा है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखा जाए,
मैंने आपको सामान बेचा कितने में? 1 लाख में। बोलो, ये है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। मैंने इस पर आपसे जीएसटी ले लिया 10%। कितना कितना हो गया टोटल? इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया? 1,10,000। ये इनवॉइस प्राइस हो गया। अब आप कुछ दिन बाद मेरे पास आए। आपने कहा हमने तो सामान उतना बेच दिया, ये 3-4 इनवॉइसेस हो सकते हैं, अलग अलग इनवॉइसेस हों। आप कुछ दिन बाद आए, आप कहते हैं कि सर हमको डिस्काउंट चाहिए। मैंने कहा ले लो। हमने कहा 1 लाख का सामान था, चलो आज हम 5,000 रुपए का डिस्काउंट उन सारे इनवॉइसेस पर दे देते हैं। टोटल कितने का हो गया? जीएसटी कितने का बना? अब तो 10% जीएसटी इतना ही बनेगा, हाँ या ना? टोटल कितना बना? 1,04,500। ये इनवॉइस प्राइस न्यू अगर हम बात करें तो सर फर्क क्या आया? एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई बीच में, जानते हो कहाँ? मतलब मिस्टेक मतलब झोल हो गया। कहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पर देखो कितना दिमाग दौड़ा दिया। यहाँ पर जो तुम खरीद करके सामान गए थे, तुमने आईटीसी कितना क्लेम कर लिया होगा? जबकि अगर शुरू में ही डिस्काउंट हमको मिल गया होता तो कितना लायबिलिटी मिलती क्लेम करने की? 9,500 ही क्लेम करते। अब सरकार को मूर्ख बना लिया, 500 का एक्स्ट्रा क्लेम भी कर लिया, 5,000 का डिस्काउंट भी ले लिया। सरकार ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप 5,000 का डिस्काउंट ले रहे हो तो ये 500 का जो आपका उससे रिलेटेड आईटीसी है जो आप अवेल कर चुके हो या करोगे, उसको आप रिवर्स कर दो। अब आप वो ना ले पाओ, रिवर्स यानी उल्टा कर दो, अपनी एंट्री से उसको खत्म करो। अब समझ में आई बात? क्लियर है? यानी डिस्काउंट वो बाद वाला तभी मिलेगा जब 2 शर्तें पूरी हों। एक तो स्पेसिफिकली लिंक्ड हो डायरेक्टली टू द इनवॉइसेस, एज वेल एज आईटीसी हैज बीन रिवर्स रिलेटेड टू द पोर्शन ऑफ द डिस्काउंट। इज इट क्लियर? चलो ये एग्जाम्पल देख लोगे तुम लोग, मैं बता दूं, कोई जरूरत नहीं है, बता दिया। जो एग्जाम्पल दिया वही सेम कॉपी पेस्ट है, मतलब उसी तरह का है। पढ़ना, कोई दिक्कत आएगी तो हम बिल्कुल बताएंगे। अगर जितने भी ऊपर मैंने प्रोविजन बताए सेक्शन 15(1) में, 15(1) में ढंग से देखो क्या लिखा है। अगर 15(1) लगेगा तभी तो 2-3 लगेगा। अगर 15(1) ही नहीं लगेगा तो 2-3 की बात ही मत करना अभी फिलहाल। ठीक है ना? या ये कह सकते हो हम 2-3 को थोड़ा अलग करके देख लें और 15(1) को अलग करके देख लें। क्यों? उसको भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। कहता है 15(1) अगर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? कब नहीं लगेगा? अगर दोनों रिलेटेड होंगे तो। अगर रिलेटेड पर्सन होंगे तो 15(1) नहीं लगेगा। अगर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन तो हमारा 15(1) नहीं लगेगा। तो भैया उसके लिए आपको कितने जाए पड़ेगा? रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 35। इज इट क्लियर? पक्का? हो गया खत्म। सेक्शन 15, इसके नीचे रूल्स हैं जो मैं बिल्कुल आज नहीं बताने वाला आप लोगों को। ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। ये समझ लो चैप्टर खत्म है, केवल रूल्स बचे हुए हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे चलेंगे। अगर मैं उन सेक्शंस को एक बार रिकैप करवाऊं, सेक्शन 15(1) प्राइस इज द सेल कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द सोल the price charge shall be the value of supply or it would be treated as a transaction value. Clear? Provided buyer and sellers are not related and the price is the sole consideration. ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कुछ इंक्लूड करो। इंक्लूड कितनी चीजें करो? 5। पहला टैक्सेस, लाइबिलिटी, इंसिडेंटल, इंटरेस्ट, एक और सब्सिडीज। कौन सी सब्सिडी शामिल नहीं करेंगे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाले। बाकी कोई भी होगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड की जाएगी। वो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा शैल नॉट इंक्लूड 15(3) में डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आफ्टर द सप्लाई, दोनों कवर किया था। आफ्टर द सप्लाई तभी मिलेगा जब 2 कंडीशंस पूरी हों। जब
रिलेटेड हो, लिंक्ड हो इनवॉइसेस से, और दूसरा हमने आईटीसी को रिवर्स कर लिया हो। इज इट क्लियर? अच्छा, ये भी खत्म। अब उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, अगर सेक्शन 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा तो उसके लिए अब आपको रूल्स पे जाना पड़ेगा। रूल नंबर 27 to 35 कब लगेंगे नॉर्मली, जब वो रिलेटेड पर्सन हो या सोल कंसिडरेशन ना हो। ठीक है ना, देखा जाएगा इसको। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अच्छा चैप्टर था, ये याद रखना, ये कर क्या होगा तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी।